विजयी भव क्लासेस, निश्चित सफलता के लिए। कहाँ तक हो गया था प्रीवियस में? एपीसी और वो हो गया था ना, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945। एक हमने पीडीएफ भी शेयर करा था, मिल गया तुम लोगों को? तो उसको मतलब देख लेना। और आज अपन देखते हैं नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। हम नाम से इसके स्पष्ट 1985। एक 1985 को और आप लोगों को अगर याद हो कोई एक और कार्यक्रम लागू चालू हुआ था, मेंटल हेल्थ एक्ट का समय कार्यक्रम नहीं था, मेंटल हेल्थ एक्ट 1985 है ना। तो 1985 में ही नारकोटिक ड्रग्स का मतलब वो ड्रग्स जो कि नार्कोसिस उत्पन्न करती है, नशा उत्पन्न करती है। और साइकोट्रोपिक मतलब जो पागलपन जैसी चीजों को बढ़ावा देने वाली चीजें। समझिए किसने ड्रग ले लिया और अलग ही जोन में घूम रहा है ना। किसी ने नशा कर लिया तो जोम्बी जैसे ऐसे खड़ा है एकदम से, अलग अलग हरकतें, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपके इसमें मतलब नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट में वो इलिक्ट ड्रग्स, जैसे अपने यहाँ देखते हो शंकर जी का प्रसाद लेते हैं, भांग धतूरा और क्या कहते हैं तुम्हारा गांजा वीड, ये सारी चीजें जो लोग कंज्यूम करते हैं तो सब इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जब तक ये नियम लागू नहीं हुआ था उसके पहले खुले आम हर जगह आराम से भांग धतूरा गांजा ये सब हवा में खुले रहते थे, समझ रहे हो ना। सरकार ने एक दिन नियम बनाया कि भाई ये बहुत हो गया नाटक, तो थोड़ा बंद करते हैं ना, तो फिर ये सब चीजें चली। तो देखते हैं द एनडीपीएस मतलब नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। देखिए, प्रोहिबिट अ पर्सन फ्रॉम प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कल्टीवेशन, possession, sale, purchasing, transport, storage and consumption of any narcotic drug और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो भी, जैसे एलएसडी वगैरह हो गया है ना, दुनिया भर के नार्को मतलब साइकोट्रोपिक ड्रग्स जो है वो चलती हैं। तो एनडीपीएस जो होता है बेसिकली, ये जो अधिनियम या नियम है यह उन सब चीजों को रोकता है या निषेध करता है ना। प्रोहिबिट अ पर्सन फ्रॉम नार्कोटिक ड्रग के प्रोडक्शन, कोई इसका प्रोडक्शन नहीं करेगा, मतलब अफीम उगा रहा घर के है ना खेत में। मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, बनाना नहीं है सिंथेटिक रूप से, पता चला कि वो ब्राउन शुगर की फैक्ट्री खोल के बैठे है ना। कल्टीवेशन खेती, पजेशन सेल बिक्री नहीं करना है, परचेज नहीं करना है, ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, नहीं पता नहीं सुनते हो गाड़ी पकड़ गई और गई काम से, है ना। स्टोरेज नहीं करना है, घर में भंडारण करके नहीं रखना है कि पता चला कि 10 किलो गांजा घर में रखा हुआ है ना। एंड कंजम्पशन, किसी भी प्रकार का नार्कोटिक ड्रग आप लोग इस्तेमाल मतलब नहीं करना चाहिए अंडर दिस लॉ और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ठीक है ना। एलएसडी, मैरिजुआना, हशीश, जो भी सारी चीजें हैं इसके अंतर्गत आती है। देखिए इनिशियली इनेक्टेड इन 1985, जैसे आपको पता होना चाहिए कब लागू हुआ, शुरुआत में 1985 में, याद रखिएगा ये डेट। इसी 1985 में ही मेंटल हेल्थ एक्ट भी लागू हुआ था, पढ़े होंगे अगर पीछे। द एक्ट वॉज अमेंडेड 3 टाइम, 3 बार इसमें परिवर्तन हुआ, कुछ चीजों को शामिल ना किया गया होगा तो उनको भी ऐड किया इसमें। तो साल है 1988, 2001 और मोदी जी जब आए 2014। अच्छा, लैंडमार्क बन गया मोदी जी का 2014 है ना, 88, 2001 और 2014, ठीक है ना। टीकेडीएल कब लॉन्च हुआ था भाई? 2001। अकॉर्डिंग टू एक्ट, इस नियम के अनुसार नार्कोटिक ड्रग्स इंक्लूड कोका लीव, देख रहे हो कोका प्लांट वाली, कैनबिस मतलब हेम्प, ये भांग जिसको बोलते हैं, ओपियम, ओपियम जानते हो ना, अफीम, एंड पॉपी स्ट्रॉ, ओपियम और वही सब पॉपी स्ट्रॉ उसी के अंतर्गत आ जाएगा। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस इंक्लूड एनी नेचुरल, ध्यान रखना इसमें नेचुरल और सिंथेटिक दोनों प्रकार के प्रोडक्ट लिए जाएंगे, चाहे वो आप
खेती करके उगा रहे हो भांग गांजा तो पूरा जो भी मान के चलो, और या फिर सिंथेटिकली उनको प्रिपेयर किया जा रहा है, जैसे बहुत सारी दवाइयां चलती हैं नार्कोटिक वाली, है ना। तो और एनी सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन प्रोटेक्टेड बाय द साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कन्वेंशन ऑफ 1971। ये दुनिया में कन्वेंशन पूरे वर्ल्ड वाइड, यहाँ पर एक नियम बना 71 में, किन किन चीजों को हम नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक मानेंगे। लिस्ट ऑफ ड्रग्स, समझ रहे हैं ना, बहुत सारे नाम उसमें जुड़े हुए हैं। तो उसके अंतर्गत सारी चीजों को उसमें देखा जाता है कि ना तो आप नेचुरल चाहे वो हो, चाहे वो सिंथेटिक या सॉल्ट प्रिपरेशन आप करके उसको बेच रहे हो, कि पता चले दवा के रूप में दे रहे हो, है ना। जैसे आजकल रियो अपने वो नहीं चल रहा है, क्या बोलते हैं, कोरेक्स का धंधा है, वो दवाई, लेकिन उसका लोग मिस यूज करने लगे, वो भी नार्कोटिक उसमें चला गया, है कि नहीं। The a psychotropic drug includes any natural or synthetic material or any salt or preparation protected by the psychotropics। अब वही अपन बोले कन्वेंशन 1971, उसमें पूरी लिस्ट दी हुई है किन किन को हम मानेंगे, ठीक है ना। The penalties under this act are severe considering the consequence of the drug abuse and its trafficking। भाई साहब बहुत भयंकर वाला सजा मिलती है इसमें। कई सारे ऐसे देश हैं, तुम लोगों ने शायद पाब्लो एस्कोबार वगैरह का नेट वो देखे हो तुम लोग, सीरीज, ड्रग कार्टेल, ड्रग माफिया जो लोग होते थे मैक्सिको और उधर वाले जो होते थे, वहाँ भैया ये कार्टेल वाले ही देश चलाते थे, वहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री डर के हमारे साइड में रहते थे ना। तो इनकी एक पैरेलल सत्ता चलती है जहाँ पर इनकी गुंडई रहती है ना, पूरा उनका अलग ही साम्राज्य चलता है, अलग उनकी सेना है, और दुनिया भर का ड्रग का कारोबार होता है। अच्छा, तो ये सब चीजें हैं, तो इसमें पेनल्टीज, दंड का विधान भी है बहुत। अब ये दंड का विधान डिपेंड करता है कि कितना सीवियर जो है उसका परिणाम है। जैसे मान लो कोई ड्रग ट्रैफिकिंग में लगा है, किसी का मर्डर हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, उसके हिसाब से दंड का विधान दिया जाएगा, ठीक है ना। कितने किलो गांजा बेचते हुए पकड़ा गया, कितने किलो अफीम पकड़ा गया, उसके हिसाब से दंड का विधान होता है, ठीक है। तो याद रखिए, द ऑफेंसेस अंडर द एक्ट अट्रैक्ट जेल टर्म रेंजिंग फ्रॉम ईयर 1 ईयर टू 20 ईयर। देख रहे हो, 1 साल से 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। एंड फाइन डिपेंडिंग ऑन द क्राइम, और निर्भर करता है कि मान लो किसी ने साइकोट्रोपिक दवाई लेकर के किसी का कोई क्राइम कर दिया, मर्डर कर दिया, तो उसके हिसाब से सजा दी जाएगी। फांसी भी दे देते हैं भाई, कोई बड़ा वो नहीं है ना। अंडर द एक्ट अबीटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेशन, इवन अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, अपराध ना, अट्रैक्ट द सेम पनिशमेंट एज द ऑफेंस इटसेल्फ। भले मान लो कोई बोले कि हम दवाई पी के फिर अपराध की, लेकिन सजा मिलेगी, जो कानून है उस देश का उसके अनुसार उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। उसमें बहाना नहीं चल सकता है कि हाँ साहब हमने दवाई ली थी और ऐसा। प्रिपरेशन टू कमिट एन ऑफेंस अट्रैक्ट हाफ द पेनल्टी, है ना। प्रिपरेशन टू कमिट, मान लो कोई तैयारी कर रहा है कोई अपराध करने का, लेकिन कर नहीं पाया है ना, कि हम ड्रग विक्रेता बनेंगे तो बीच में पकड़ा गया, तो उसको आधी सजा तो मिलेगी भाई, जो मिलना चाहिए, है ना। प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन हो गया उसका। रिपीट ऑफेंस, देखो आप, रिपीट ऑफेंसेस अट्रैक्ट 1.5 times द पेनल्टी एंड इन सम केसेस डेथ पेनल्टी। देख रहे हो, अंतिम पेनल्टी है मौत की सजा। तो बता रहे कोई रिपीट ऑफेंस, बार बार अपराध कर रहा है, मान लो कोई पकड़ा गया 2-4 साल बाद, फिर से छूट गया, फिर से वही धंधे में लग गया, तो सरकार बोली ये तो हैबिचुअल क्रिमिनल है भाई साहब, इसको 1.5-2 गुना सजा दो पकड़ के एकदम से, है ना। मान लो 20 साल से होती थी, बोले कि 40 साल दो। अपने यहाँ तो मान के चलो सजाएं बड़ा वैसे रहती है, कहीं कहीं कंट्रीज में तुम देखोगे 150-150 साल की सजा, 2-2 साल की सजा देते सारे क्राइम को इकट्ठा करके। तो मतलब मरेगा वो जेल में ही मरेगा, छूटने वाला नहीं इस टाइप। तो रिपीट ऑफेंडर जो होते हैं उनको 1.5 गुना सामान्य से सजा दी गई, या फिर
अगर सीरियस केस है तो डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है, याद रखिए, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। द नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जिसको शॉर्ट में एनसीबी बोलते हैं, ये बड़ा फेमस ब्यूरो है, ध्यान रखिए। was constituted in 1986 under the provision of NDPS Act। ठीक है, तो एनडीपीएस एक्ट अधिनियम के अंतर्गत ही एनसीबी का गठन किया गया। और कब किया गया? 1986 में। 85 में तो एक्ट बना, ठीक है ना। और एनसीबी एक बड़ी सशक्त संस्था है, ध्यान में रखिएगा। एनसीबी जो नारकोटिक्स वाले जो रहते हैं ना, तो याद रखिएगा, इनका बड़ा नाम भी होता है, सारे बदमाशों को पकड़ते हैं। और इस समय जो डीजी एनसीबी है, मतलब नारकोटिक कंट्रोल ऑफ जो ब्यूरो है, उसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, श्री अनुराग गर्ग, डायरेक्टर जनरल, मतलब जो डीजी है नारकोटिक एनसीबी का, डीजी ऑफ एनसीबी मतलब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, कौन है? श्री अनुराग गर्ग। ये आईपीएस ऑफिसर हैं, है ना? तो इनको ये जिम्मेदारी दी गई है। काफी रसूख वाला पद होता है ये ना। तो एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, याद रखना, 1986 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका अंडर एनडीपीएस एक्ट। द एनसीबी इज अ नोडल एजेंसी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन विद वेरियस मिनिस्ट्रीज। कई सारी मंत्रालयों के साथ ये कोऑर्डिनेट करते हैं। अदर ऑफिसर्स, स्टेट सेंट्रल एनफोर्समेंट एजेंसीज विद regard to drug law enforcement and also in respect of matter relating to drug abuse। तो एनसीबी का कार्य क्षेत्र देखिए क्या ये बताया जा रहा है कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ ये कोऑर्डिनेट करते हैं। राज्य सरकारें हैं, उनके जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो कि ड्रग कंट्रोल वगैरह, मतलब ड्रग वगैरह को कंट्रोल करने के लिए जो काम कर रही हैं, उनके साथ मिलके ये काम कर, समझ रहे हो ना। कहीं छापा पड़ना है तो पूरा प्लानिंग के साथ जाएंगे, है ना। अंडर द एक्ट, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम ड्रग रिलेटेड, मान लो किसी ने ये गांजा दारू गांजा वगैरह बेच के जिसने संपत्ति बनाई है, कुल मिला नारकोटिक ड्रग बेच के जिसने, मान के चलो किसी ने संपत्ति बनाई, हेरोइन, ब्राउन शुगर, चरस, हशीश, जो भी, तो हैज बीन कन्विक्टेड अंडर द एक्ट, और जिसको अपराधी माना गया इस एक्ट के तहत, कैन बी सीज्ड, फ्रोजन, forfeited बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को अधिकार है कि उसके संपत्ति को जब्त कर, फोरफीट कर दे, समझ रहे हो ना। तो पकड़ में आ जाएंगे जिस दिन, तो पूरा, आजकल तो बुलडोजर जस्टिस चलता है कई कई जगह, तो पूरा संपत्ति ले लेंगे, समझ रहे हो ना। बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट सबका सरकार सीज कर लेगी। ऑल द ऑफेंसेस अंडर एनडीपीएस एक्ट आर, अब याद रखिए, नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, बहुत ही गंभीर अपराध। तो भाई साहब, जिसमें इसमें अगर कोई बंदा पकड़ा गया तो जमानत नहीं, नॉन अवेलेबल। हाथ पांव जोड़ते रहो, जितना भी करना हो कर लो, इसमें कोई धरा गया ना तो जमानत उसको बिल्कुल होगी नहीं। इसीलिए आजकल तुम लोग देखे इसका मिसयूज भी बहुत, किसी को फंसाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ इस टाइप की चीजें रख देते हैं और उस बेचारे को धर लेते हैं। इसका मिसयूज बहुत होता है, ऐसा नहीं है, तो लोग करते हैं। Also, no relief can be sought by the drug convicts by termination, remission and commutation of sentence passed। मान लो एक बार उनको अगर सजा दे दी गई है, भैया हाथ जोड़ लो, गिनती कर लो, रेमिशन, हम पैसा वापस कर देंगे, हम कुछ भी कर देंगे, कम्यूट कर देंगे, कोई सुनने वाला नहीं है, मतलब अंतिम सत्य हो जाएगा वो। तो ये मतलब गंभीरता है इसमें। अब इसमें संशोधन किया गया एक्ट में, रिसेंट में 2014 में। द एक्ट वाज आल्सो हैज बीन अमेंडेड थ्राइस, जैसे अपन ने पढ़ा था कि 88 में, 2001 में और रिसेंट 2014, जब मोदी जी आए तो एक नियम बदल गया।
amendment eased restriction on essential narcotic drug. अब देखो, essential narcotic drug मतलब वो चीजें हैं भले नार्कोटिक प्रिंसिपल की हैं लेकिन जिंदगी के लिए जरूरी है। अब उनके नाम जैसे मॉर्फिन, फेंटानिल और मेथाडोन करके, ठीक है, जो टर्मिनल केसेस होते हैं, लिखा है ना, मेकिंग द मोर एक्सेसिबल फॉर यूज इन पेन रिलीफ एंड पैलिएटिव केयर। अब किसी को कैंसर हो गया, कैंसर भाई साहब कौन दवाई काम ना करती है, मॉर्फिन ही देना पड़ेगा, फेंटानिल देना पड़ेगा, मॉर्फिन देना पड़ेगा, मेथाडोन देना पड़ेगा। तो वहां तुम नियम के चक्कर में किसी के मतलब मरेगा तो बेचारा हाई ही तड़प तड़प के क्यों मरेगा। तो सरकार ने बड़े रिस्ट्रिक्शन के साथ अलाउ किया है कि आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते उसका सही प्रिस्क्रिप्शन सही व्यक्ति के द्वारा किया जाए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि मार्केट में बिक रही, तुम जाए भाई हमको मार्फिन दे दो, फेंटानिल दे दो, ऐसा ना मिलेगा। तो कोई अगर बेचेगा भी तो उठा ही लेंगे उसको, है ना, अगर पता चल गया। तो ये कुछ नियम कायदे हैं, है ना। ड्रग कंट्रोल लेजिस्लेशन इन इंडिया, तो ड्रग कंट्रोल को लेकर के भारत में क्या नियम है, क्या विधान है, इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड। देयर वाज नो लॉ regulating narcotics in India till 1985। 1985 तक भाई कौन नियम बना दिया ये नारकोटिक क्या हो, बोले तो प्रसाद है, खाओ पियो आराम से, चिल आउट मारो। 1985 के बाद when the NDPS Act was passed, जब NDPS एक्ट बना, स्मोकिंग ऑफ कैनबिस हैज बीन मेंशन्ड इन द अथर्ववेदा and its recreational use was common and accepted in society on a par with the alcohol consumption। तो उन्होंने बोला कि जैसे दारू पीना कोई बुरी बात नहीं है तो वो गांजा पीना भी बुरी बात नहीं। बोले हमारे तो अथर्ववेद में लिखा है, आना चाहिए इस टाइप, ठीक है। तो वो जस्टिफाइबल था उस समय जब तक ये नियम नहीं बना, समझ रहे हो। हर घर में हर जगह लगा के लोग रखते रहे होंगे बहुत, है ना। फिर आता है NDPS एक्ट 1985 और उसने सारे बदमाशी बंद कर दी। कैनबिस एंड इट्स डेरिवेटिव लाइक हशीश, marijuana, भांग एक्सेट्रा वर सोल्ड लीगली इन द कंट्री। लीगली बेचते थे, भांग का ठेका आज भी से चलता, सरकारी ठेका, दारू का भी सरकारी ठेका चलता है, चोरी से भी लोग काम करते हैं। बट पहले ये सब गंभीर जो हशीश फशीश जो हशीश वशीश सब मिल जाता मार्केट, है ना। लेकिन जब से नियम बना तो ये सब बिक्री कंट्रोल बंद। NDPS एक्ट वाज इनेक्टेड टू फुलफिल इंडियाज ट्रीटी। अब याद रखना क्यों बना था 1950, क्योंकि हमारे यहाँ अगर ऊपर से दबाव ना बनेगा तो लोग सुधरने वाले नहीं। तो ऊपर की एक्चुअल में है कि जब वैश्विक रूप से नारकोटिक ड्रग रेगुलेशन के लिए नियम बनाए जा रहे थे तो हमारा देश भी चूंकि UNO से जुड़ा है, WHO से जुड़ा है, कई सारे बड़े बड़े संस्थानों से जुड़ा है, तो हमारी ऑब्लिगेशन है, हमारी कुछ प्रतिबद्धताएं हैं कि हम उन नियमों को फॉलो करें, है ना। अदरवाइज इज्जत नहीं बचेगी, बोले कि तो नशेड़ी वाला देश आया। तो फिर यही बताया जा रहा है कि द NDPS एक्ट वाज इनेक्टेड टू फुलफिल इंडियाज ट्रीटी ऑब्लिगेशन अंडर द सिंगल कन्वेंशन। 1971 पर पढ़ रहे थे ना, नारकोटिक ड्रग्स कन्वेंशन ऑन द साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एंड द यूनाइटेड नेशन, देख रहे हो UN का, यूनाइटेड नेशन कन्वेंस अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो रखी गई सभा, है ना, मीटिंग हुई कि भैया जितने भी नारकोटिक प्रिंसिपल की ड्रग है उनका ट्रैफिकिंग ना हो, उनकी, है ना, काला बाजारी ना हो, उनकी बिक्री ना हो, सोल्ड आउट ना हो, वो चीजें, ये भाई सारे सदस्य देशों को सुनिश्चित करना था। तो चूंकि हमारा भारत भी अपने पड़ा कि WHO का मेंबर कब से है, 1948 से, और हम UN के भी मेंबर है शुरू से, फाउंडिंग मेंबर थे, तो उसको मानना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी थी। तो हमने बोला कि चलो आज से बंद कहानी, है ना। ड्रग अब्यूज इज अ ह्यूज सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन इंडिया। घर बिक जाते हैं, लोगों के परिवार बिखर जाते हैं, समझ रहे हो। In India, and the government is taking several measures to reduce drug demand and promote rehab या rehabilitation of drug addicts into society। तो देखो सामान्यतः रिहैब के लिए आजकल बहुत सारे NGO, सरकार भी प्रयास कर रही है कि लोग अपनी मूल धारा, मूल प्रवृत्ति में लौट आए, है ना। कि जो नशेड़ी है, जो बहुत सारे गंभीर नशे में लोग पड़ गए हैं,
तो उनको सामान्य सामाजिक जीवन वो जी सके अपना, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी कमी नहीं हुई है ना। अगेंस्ट इलिक ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग अब्यूज इज अ ह्यूज सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन इंडिया, ये अपन ने देख लिया। द नेशनल एक्शन प्लान NAP जिसको अपन बोलेंगे फॉर ड्रग डिमांड रिस्ट्रिक्शन, NAPDDR जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, कि भैया ये जो ड्रग डिमांड रिडक्शन हो जाए, कमी हो जाए, वर्क फॉरवर्ड दीज ऑब्जेक्टिव, तो इन ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगी जो अपन ऊपर पढ़ के आए थे, है ना। अब यहाँ आपको एक इंफोग्राफिक सारी चीज आपको मिलेगी शॉर्ट में। अंडरस्टैंडिंग द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 इंडिया लिखा गया है, क्योंकि विदेशों में भी इस टाइप के एक्ट्स बने हुए हैं, अवेयर रहिएगा। हमने पढ़ा ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन में निर्णय लिया गया कि भैया नार्कोटिक ड्रग कौन कौन सी होती हैं जो लोगों का जीवन तबाह कर रही हैं, आप भी मतलब पूरी दुनिया में इसको लागू करना है, इस पर रोक लगाना है। तो भारत भी चूंकि सिग्नेटरी था, हमको भी मानना पड़ा, और 1985 में फाइनली सरकार हमारी एग्री होती है कि ठीक है हम भी लागू करते हैं NDPC, तो फिर वो एक्ट, ठीक है ना। मोटी मोटी कहानी है। तो नार्कोटिक ड्रग्स में लिखा है जैसे आप ओपियम, पपी, कैनबिस प्लांट एंड कोका लीफ, ये सारी चीजें नार्कोटिक प्रिंसिपल की होती है। मैन्युफैक्चर ड्रग्स में हेरोइन, मॉर्फिन, कोकेन, है ना, मेथाडोन, ये सब नाम आते हैं, LSD और भी बड़ी बहुत सारे नाम। फिर इसके बाद साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, है ना, जो उन्माद, पागलपन जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, और इनके ड्रग विड्रॉवल सिम्टम बड़े भयावह होते हैं, समझ रहे हो ना। तो इसमें LSD है, एम्फेटामाइन है, MDMA है, और डाइजीपाम इसे सीडेट करने के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में यूज करें तो नशा भी आएगा ना। तो LSD है, LSD के तो बहुत मिसयूज हुआ, एम्फेटामिन है, MDMA है, और डाइजीपाम। कंट्रोल सब्सटेंस प्रिकर्सर्स, इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड है, एफेड्रीन करके है। एफेड्रीन वैसे अच्छी दवाई है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे भी अच्छा काम करती है, लेकिन नशे के रूप में तो भाई कुछ भी जब बता रहे कोरेक्स पी छोड़ते नहीं है तो क्या करेंगे। एक्सेप्ट फॉर मेडिकल और साइंटिफिक पर्पज इट इज प्रोहिबिटेड टू। देखो, इन दवाइयों का सिर्फ मेडिकल और प्रोफेशनल पर्पज से ही इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अपन मॉर्फिन यूज करते हैं, तो मॉर्फिन अपन सिंथेटिकली नहीं बनाते हैं, अपन अफीम उगाए, अफीम की बकायदा खेती होती है, लाइसेंस वाली खेती, MP मंदसौर और इधर वही होती है ना, बकायदा लाइसेंस खेती होती है, सरकार की निगरानी होती है, तब खेती होती है। ऐसे नहीं कोई मुंह उठा के बोलेगा आओ अफीम बोते हैं, और इस टाइप का नहीं है ना। क्योंकि हमारा एक देश संविधान चलता है, और कुछ ऐसे देश है जहाँ पर अम्ब्रेला डेमोक्रेसी है, कोई संविधान कोई नियम नहीं, जहाँ मनाया, जैसे अफगानिस्तान सुनते होगे, दुनिया भर का अफीम चरस वही बोते, तो वहाँ कोई नियम कायदा नहीं है, जिसका मन आएगा वो बोएगा, आतंकवादी भरे हुए। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि सिर्फ आपको मेडिकल और साइंटिफिक पर्पज के अलावा अन्य कार्यों के लिए जो दवाइयाँ, मतलब ये जो नारकोटिक ड्रग्स हैं उनका कल्टीवेशन, मतलब कृषि करना, बनाना, प्रोसेस करना, सेल्फ परचेज करना, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज करना, कंजम्पशन करना, ये सब जो टर्म आपको आ रही है, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, सब बैन है। ये नहीं कि तो भारत से भर के पूरा अमेरिका को आज एक्सपोर्ट कर देते हैं 1000 किलो गांजा, ये मतलब 1000 किलो, और अच्छा नाम लो तो LSD कर रहे हैं अपन मान के चलो, है ना, ये नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद क्या तुम्हारे कह रहा सेक्शन 2, अपन इधर से चलना था, तो सेक्शन 2 में क्या है, प्रोहिबिशन सेक्शन 8 आता है, मतलब कौन कौन सी चीजों को प्रोहिबिट, एक्सेप्ट फॉर मेडिकल, और जब अपन बात की है नीचे अपन पढ़ लिए, पर्पज इट इज प्रोहिबिटेड टू, अब ये सब चीजें लिखा हुआ क्या क्या नहीं करना है ना। फिर इसके बाद है सेक्शन 3, आ जाइए, इसमें दंड विधान, ये मजेदार चीज, दंड विधान है सेक्शन 3, पेनल्टी जो उन्होंने बताई है। अब उसमें आप देखिए, स्मॉल क्वांटिटी में अगर चीजें पकड़ी गई, ठीक है ना, स्मॉल क्वांटिटी में, जैसे मान लो कोई ड्रग बेच रहा है,
तो उसको क्या क्या दंड मतलब मिल सकता है। ठीक है, ठीक यार, हमने क्या था यार, क्वांटिटी भी अलग अलग ड्रग की अलग अलग निर्धारित की जाती है यार। चल, स्मॉल क्वांटिटी अप टू 1 ईयर रिगरस इम्प्रिजनमेंट, मतलब सश्रम कारावास जिसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सश्रम कारावास। रिगरस इम्प्रिजनमेंट मतलब सश्रम, ये नाम सुना होगा, सश्रम कारावास। अरे यार, मतलब आराम से तुम सजा नहीं काटो, तुमको कोई खेती में लगा देंगे, कोई कुछ करवाएंगे, है ना, तुमसे मेहनत पूरा वसूल लिया जाएगा। तो सश्रम कारावास और फाइन अप टू 10,000 और बोझ 10,000 का जुर्माना और 1 साल का सश्रम कारावास। ठीक है, 10 साल का जुर्माना और 1 साल का, 10,000 का जुर्माना और 1 साल का सश्रम कारावास। स्मॉल क्वांटिटी अपन बात करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी लार्ज क्वांटिटी में कुछ एग्जांपल देके तुम लोगों को बताऊंगा कि जैसे मान लो कोई गांजा हो गया, कि वो बोले अरे 25 ग्राम मिला है, अरे बोले कम मात्रा में, चलो इसको डाल। किसी को 25 किलो मिल गया तो बोले बड़ा वाला है ये इसका पूरे जब्त करना है, समझ रहे हो ना। तो वही है कि लेस देन कॉमर्शियल क्वांटिटी, याद रखना, अप टू 10 ईयर। बहुत स्मॉल क्वांटिटी एक कॉमर्शियल क्वांटिटी होती है कि लेस स्मॉल क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा हो जाए, कि भाई साहब कॉमर्शियल क्वांटिटी से कम अगर उसके यहाँ वो सामान पकड़ा गया, मतलब ड्रग पकड़ी गई, तो 10 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट, मतलब सश्रम कारावास 10 साल मिले का रहेगा और 1 लाख रुपए का फाइन। ये टर्म याद रखिएगा, स्मॉल क्वांटिटी वाले को 1 साल की सजा 10,000। लेस देन कॉमर्शियल क्वांटिटी को हम बताते हैं ये क्या है, समझाएंगे, है ना। 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना। कॉमर्शियल भाई से तुम माशाअल्लाह, कमर्शियल वाला कि जिसके ऊपर घर में सामान भरा हुआ है, इस टाइप का मान के चलो कि 10 से 20 साल की सजा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अप टू 1 to 2 लाख। तो ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा फर्क आ रहा है उसमें, है कि नहीं। अदर ऑफेंसेस देख लीजिए, फाइनेंसिंग इलिसिट ट्रैफिक एंड हार्बरिंग ऑफेंडर। अब मान लो कोई होता है ना कि फाइनेंसर, कि भाई ये ड्रग आई है, किसने पैसा दिया, ठीक है, तो उसको सजा के सेम एज फॉर कॉमर्शियल क्वांटिटी, 10 से 20 साल तक का सश्रम कारावास, 1 से 2 लाख की सजा मिलेगी पक्का। ठीक है ना। रिपीट ऑफेंडर को देख लो, उधर भी नहीं छोड़े थे। इनहांस्ड पनिशमेंट कैन इंक्लूड डेथ पेनल्टी, 31A इसमें एक प्रोविजन होता है, समझ रहे हो ना। उसके साथ मौत वक्त की सजा दे सकते हैं, उसके गंभीर अगर है तो, मतलब उसने जो ड्रग बेची उससे लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, और ऐसे आदमी को टगा ही देंगे ले जाके, समझ रहे हो ना। तो डेथ पेनल्टी का भी प्रोविजन है। एम्बेजमेंट बाई लाइसेंस्ड ग्रोअर, 10 से 20 साल। मान लो किसी ने लाइसेंस, होता है ना कि लाइसेंस से बिक्री करेंगे अपन, कुछ नियम कायदे होते हैं, सरकार ने बताया कि भैया ये चीज करनी है, एसओपी आपका ये है, इस तरह से आप उसका प्रोक्योरमेंट करोगे, इस तरह से आप सरकार को हैंड ओवर करोगे, सारे नियम कायदे होते हैं। वो क्या चोरी कर, उसने अफीम उगाया, सरकार ने बोला 5 एकड़ में उगाना, 10 एकड़ में उगाना, और जो एक्सेस प्रोडक्शन हुआ उसने तस्करों को बेच दिया, उसको भी 10 से 20 साल की सजा होगी, छोड़ेंगे नहीं उसको। ठीक है, तो इसमें काफी गंभीर पनिशमेंट दिया जा रहा है, हल्का फुल्का नहीं है। अब हम जब बात कर रहे थे, कुछ चीजें हैं, जैसे आप लोगों ने देखा कि स्मॉल क्वांटिटी क्या होता है और कॉमर्शियल क्वांटिटी क्या होता है, दो टर्म अपन ने पढ़ा ना। एक स्मॉल क्वांटिटी आया अपन ने पढ़ा, अरे, और एक कॉमर्शियल क्वांटिटी, लिस्ट ऑफ ड्रग्स। हर एक ड्रग का स्मॉल क्वांटिटी कॉमर्शियल क्वांटिटी अलग अलग होता है। कुछ एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम क्या बताएं, कुछ एग्जांपल अपन समझने के लिए लिख रहे हैं।
ड्रग का नाम हो जाएगा, एससी का मतलब स्मॉल क्वांटिटी, और दूसरा हो जाएगा कॉमर्शियल क्वांटिटी। एसक्यू कर लेना, एससी स्मॉल क्वांटिटी एंड कॉमर्शियल क्वांटिटी। अब कुछ एग्जांपल अपन देख लेते हैं। जैसे कैनाबिस हो गया, भांग, है ना। तो कैनाबिस रेजिन से बनता है क्या, चरस और हशीश बनता है, ठीक है ना। तो हशीश के लिए याद रखिएगा, चरस या हशीश लिख लेना, चरस। इसके लिए जो सरकार ने माना है कि स्मॉल क्वांटिटी क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी 100 ग्राम और कॉमर्शियल क्वांटिटी 1 किलो, मतलब 1000। समझ रहे हो। 100 ग्राम वाले को कितना सजा मिलेगा, 1 किलो वाले को कितना सजा मिलेगा, आप लोग पढ़ के आए, ठीक है। अब एक बीच वाला भी है कि 100 से ज्यादा लेकिन 1 किलो से कम है, उसको भी सजा का विधान है, ठीक है। मान लो किसी को 110 120 ग्राम मिल जाए, उसको भी लंबी सजा मिलेगी, है ना। इसके अलावा अपन और देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। कोडीन, कोकेन हो गया, कोका लीफ अपन पढ़ रहे थे। कोका प्लांट की जो लीफ होती है 100 ग्राम और 2 किलो, 100 ग्राम एंड 2 kg, स्मॉल क्वांटिटी एंड कॉमर्शियल क्वांटिटी, ठीक है। फिर फेंटेनिल आप लोगों ने पढ़ा था, दवाई है ना। इसका रासायनिक नाम आता है 1-फेंटेनिल-4-N। मैं एक तुम लोगों को वो भी डाल दूंगा, मतलब ज्यादा जानकारी के लिए, क्या कहते हैं, पीडीएफ। तो आप लोगों को अपनी रुचि के हिसाब से जो देखना होगा तो मिल जाएगा, ठीक है। तो फेंटानिल का है 0.005 ग्राम, फेंटानिल 0.005 ग्राम, और कॉमर्शियल मात्रा इसकी कितनी है, 0.1 ग्राम, 1 ग्राम का 10वां भाग इतनी कम मात्रा में चला जाएगा लंबे से। 0.005 बहुत पोटेंट नशा है ये। गांजा की बात कर लो, चूंकि अपने यहाँ पकड़े जाते हैं, गांजा बारे में लिख लीजिए, गंजा, गांजा 1 किलो और 20 किलो। 1 किलो स्मॉल क्वांटिटी है, 20 किलो कॉमर्शियल क्वांटिटी। 1 किलो वाले को 1 साल की सजा मिलेगी, 10,000 का पनिशमेंट। 20 वाले को तो पता है कि कितना लटकाएंगे उसको, ठीक है ना। तो ऐसे मैं एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिए ना, वहां मतलब आपके सामान्य ज्ञान के लिए पता रहेगा, अगर जिसकी इच्छा होगी देखने की, पता करें कितना है। तो ऐसा है मामला, मतलब, है ना। अब आगे अब देखिए, तो इसमें क्या आ रहा है, सेक्शन 4 की फीचर्स और अथॉरिटी कौन कौन से अपन ने देख लिया था, एनसीबी तो आया था, है कि नहीं। स्पेशल कोर्ट फॉर एनडीपीएस होती है नशेड़ियों की, है ना। तो कोर्ट होती है जिसमें सजा चलेगा, एक्सटेंडेड इन्वेस्टिगेशन अप टू 180 डेज फॉर कमर्शियल क्वांटिटी। अब जैसे गांजा मान के चलो, कितने ग्राम का कमर्शियल क्वांटिटी अपन पढ़े थे, 20 किलो। 20 किलो किसी के यहाँ से गांजा मिल गया, तो भैया 180 दिन के अंदर, 6 महीने तो उसकी जमानत होगी नहीं, तो मान लेना 180 दिन उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, सब कुछ। फिर इसके बाद है बेल रिस्ट्रिक्शन है,
नो बेल विदाउट हियरिंग प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर को सुने बगैर भाई बेल होगी नहीं, वो लंबे जाते हैं उसमें, है ना। और एसेट फॉर फीचर मतलब जो वो हो जाता है ना, कुड़की जिसको बोलते हैं, सुनते हो ना, फॉर फीचर हो गया, पूरी प्रॉपर्टी कब्जिया लेती है सरकार, है ना, गाड़ी घोड़ा घर प्लॉट जो भी मान। अथॉरिटीज आप लोगों ने पढ़ा ही है, एनसीबी का नाम है ना, हमने लिखवाया था। डीजीबी कौन है? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ये पकड़ने का काम करती है, एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, सीबीआई। तो ये दो एजेंसियां हैं जो कि इन सारी नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस इन पर निगरानी रखती है और कार्यवाही करती है, समझ रहे हैं ना। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण एक्ट है। आगे इसी का एक और अच्छा सा देख लीजिए, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट। भैया किसी ने देखा होगा, आजकल तो आते हैं, हम फलाना बीमारी ठीक कर लेते हैं, तो कैंसर ठीक कर लेते हैं। ऐसे लोग तो सीधे पकड़ के जेल में डालना चाहिए और सजा का प्रावधान, समझ रहे हो ना। तो सरकार ने कुछ नियम का, अब होता क्या है, ज्ञानता बस हो गया, चल रहे जब तक नहीं पकड़ में आ रहे हैं, जिस दिन ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं फिर डर ही आ जाती है ना। तो ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडी एक्ट 1954 में, तो मतलब ये नारकोटिक के पहले की बात है ना, 1954 में भैया ये लागू होता है। तो ईयर आपको याद है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? टू प्रोहिबिट द एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज that claim to have miraculous power for diagnosis, cure, mitigation, treatment or prevention of certain diseases and conditions। तो मतलब ये उन सारे एडवर्टीजमेंट को प्रोहिबिट करता है, निषिद्ध करता है उन ड्रग्स के जिनको हम मैजिक रेमेडी बोलते हैं, मतलब जादू की पुड़िया के टाइप, एक दवाई खाओ ठीक हो जाओगे टाइप, है ना। एंड द क्लेम हैव मिराकुलस पावर फॉर डायग्नोसिस, कि आपने बोला कि डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन का भी मतलब समन होता है ट्रीटमेंट, इलाज, और प्रिवेंशन के लिए, रोकने के लिए सर्टेन डिसीज। कि तुमने बोला हमारे पास वो दवाई है कि तुमको ये बीमारी होगी ही नहीं, है ना, और उसका तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं, कोई डेटा नहीं, कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं, जबरदस्ती के सुबह शाम टेक्नोलॉजी चल रही है ना। तो ये एक ऑफेंस है, ठीक है। द प्राइमरी गोल इज टू प्रिवेंट सेल्फ मेडिकेशन। इसका प्राइमरी गोल क्या है कि सेल्फ मेडिकेशन, जो लोग होते हैं कि मुंह उठाए के दवाई, साहब पेट दुख रहा है, ये दवाई दे दो, आजकल नहीं चलता है। केमिस्ट तुमको दवाई दे भी देगा, वो केमिस्ट भी बचे रहते हैं। एंश्योर पेशेंट सीक प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस, ये सुनिश्चित करना कि पेशेंट को अगर कोई दिक्कत है तो प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस, जो डॉक्टर हैं, है ना, उनसे जाके कंसल्ट करे, रादर देन रिलाइंग ऑन द फॉल्स एडवर्टीजमेंट। ना कि वो जो गलत एडवर्टीजमेंट निकले हुए हैं, पेपरों में निकलते हैं, मीडिया तो आज का जानते, सोशल मीडिया रीले चला चला करके लोग धुआं दिए हुए है ना। तो ये सारा जो है माल प्रैक्टिस है ना, ये नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट हैपन, बट होता है, ठीक है ना। इसके कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लीजिए कि जो अपन ने पढ़ा, मैजिक रेमेडी क्या होता है, रेमेडी मतलब दवाई टाइप, बोले कोई ताबीज पहन लो भैया ये बीमारी तुमको होगी नहीं, ठीक है। दिस इंक्लूड्स एनी तैलिस्मान या ताबीज, मंत्र, कवच और एनी अदर चार्म, जादू वगैरह जो अपन करते हैं ना, that claim to possess miraculous power for healing and affecting the structure function of the human or animal body। इन्हें बोला हम ये तावीज, ये कवच, ये रक्षा मंत्र ये तुमको दे देंगे और तुम्हारा सारी समस्याएं हैं जो उनका समाधान हो जाएगा, तुम्हें फिजियोलॉजी चेंज कर देंगे, समझ रहे हो। तो जो सारे काम ऐसे किए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आएगा? मैजिक रेमेडी, समझ रहे हो।
जादू की पुड़िया, ये आयुर्वेद के नाम पे लोगों ने खूब बदनाम किया हुआ था, मैजिक रेमेडी वाला। एडवर्टीजमेंट मतलब जो इश्तेहार दिए जाते हैं, इंक्लूड में नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर, अदर डॉक्यूमेंट। आजकल तो भाई सोशल मीडिया आ गया है, as well as any announcement made orally or by means of producing or transmitting light, sound or smoke। तो मतलब वो सारी चीजें हैं कि भैया तुम कैसे भी करके एडवर्टीजमेंट कर रहे हो किसी चीज का। और आजकल और भी सघन माध्यम है आपके पास, है ना, घर बैठे एडवर्टीजमेंट हो जाएगा, अखबार में इश्तेहार देने की जरूरत नहीं, बस आपका सब्सक्राइबर बेस होना चाहिए, बाकी दिखता रहेगा, है ना। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। फिर इसके बाद स्केड्यूल ऑफ प्रोहिबिटेड डिसीज, एक स्केड्यूल है जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, उसमें कोई क्लेम कर ही नहीं सकता है, समझ रहे हो ना। एक्ट कंटिन्यू शेड्यूल अंडर सेक्शन 3, याद रखिएगा, तो सेक्शन का नाम क्या है, सेक्शन 3, that lists specific disease and condition for which no person can advertise a cure। ध्यान रखना, जिसमें कोई बंदा क्लेम नहीं कर सकता है, कोई इन बीमारियों को ठीक कर सकता है। These includes, ये कैंसर है, डायबिटीज है, मिर्गी एपिलेप्सी है, ब्लाइंडनेस, कोई बोले हम दवाई खिला देंगे तो सूरदास से तुम, है ना, और दूसरे दास बन जाओगे, तो ऐसा काम नहीं चलेगा, है ना। पैरालाइसिस के लिए आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। इनफर्टिलिटी और सेक्सुअल इम्पोर्टेंसी के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते, समझ रहे हो। अब अज्ञानता बस सारे चाहे क्लेम कर दे, बोले पैरालिसिस पक्षाघात है, मतलब हम सब ठीक कर लेते हैं, वो 100% कभी क्योर नहीं। हम सिर्फ उसका प्रबंधन करते हैं कि उसकी लाइफ स्टाइल ठीक ठाक से चल सके। बाकी जो नर्व डैमेज हुई है तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है वो ठीक होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, कैंसर, डायबिटीज, एपिलेप्सी, ब्लाइंडनेस, पैरालिसिस, इनफर्टिलिटी, सेक्सुअल, ये सब चीजें, और हाइट इंप्रूवमेंट में बोले दवाई खिला देंगे तुम्हारा वजन, हाइट बढ़ जाएगा, वजन तो ठीक बढ़ सकता है, कोई मतलब 40 साल में बोले हाइट बढ़ा देंगे तुम्हारी, ये भी नहीं हो सकता, ये रॉन्ग क्लेम्स हैं। चेंज इन स्किन पिगमेंटेशन, बोले ये दवाई खिला देंगे तो गोरा हो जाओगे, काला गोरा, गोरा काला वाला काम हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। और ये धंधे खूब चलते हैं अपने, एक बार ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद है कि प्रोहिबिशन, जिन पे रोक लगाई जानी चाहिए। फॉल्स क्लेम, प्रोहिबिट एडवर्टीजमेंट दैट गिव अ false impression regarding a true character of drug। कि तुम गलत तरीके से ड्रग को पेश कर रहे हो, मतलब वो ड्रग, मान लो कोई ड्रग तुमने दे दिया, उस ड्रग में ऐसा गुण ही नहीं है जो आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, मिसलीड कर रहे हो, जनता को बेवकूफ बना रहे हो, तो दिस शुड नॉट बी डन। फॉल्स क्लेम नहीं करना है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं देना है, बैंस एडवर्टीजमेंट दैट मेक फॉल्स क्लेम्स, और अदरवाइज ये बोले कि हाँ हमने तो 100 भैया पक्षाघात के मतलब पैरालिसिस के रोगी ठीक कर दिए, इतनों का हमने ये ठीक कर दिया, ऐसे दावे नहीं करने। फॉल्स क्लेम नहीं करना जिसका आपके पास एविडेंस नहीं है। इसीलिए आजकल जो दुनिया चल रही है डेटा पे चल रही है, आपके पास डेटा होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए ना, तब आप क्लेम करो। अदरवाइज मिसलीडिंग इन मटेरियल पर्टिकुलर, तो ना तो फॉल्स क्लेम करना, दावा करना कि बीमारी ठीक कर देंगे, ना तो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देना है तुमको। प्रोहिबिटेड एड्स भी उन्होंने बताया है कि कुछ ऐड आपको बिल्कुल नहीं कराना है ना। नो पर्सन शैल टेक पार्ट इन पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टीजमेंट रेफरिंग टू एनी ड्रग which suggests the use of that drug for the treatment of disease listed in schedule। अब शेड्यूल हमने ऊपर पढ़ लिया, कैंसर का नहीं बताना है, मिर्गी का नहीं बताना है तुमको, तुम बोले नहीं हमारे पास तो है भाई कैंसर की दवाई अपने पास, और डेटा तुम्हारे पास 0/सन्नाटा कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। तो अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो दंड विधान है। होता क्या है कि बहुत दिन तक लोग पकड़े नहीं जाते, ये अनफॉर्चुनेट सीन है। और अपना देश कितना बड़ा है, संसाधन की कमी है, संस्थाएं इतनी दृढ़ नहीं कि हर व्यक्ति के पीछे उनको इंफॉर्मेशन मिले, तो इसलिए इस जंगल राज में सब कुछ मजे लेते, लेकिन जिस दिन पकड़े गए उस दिन फिर
दिख जाते हैं। ये बाबा लोग ये तो मजे लेते रहते हैं ना। तो मैं वही बता रहा हूँ, नियम कानून भी इतने सख्त नहीं है। पढ़ने में जरूर लगता है कि यार ये 10 साल और 20 साल और 1 लाख का फाइन और आजीवन कारावास, बट वो रेयर, जैसे मतलब किसी को नुकसान हो ही गया, उन्हें कुछ ऐसा दे दिया तंत्र मंत्र करके, उन्हें चला गया। अब कोई जब शिकायत करेगा तो ना होगा शिकायत, लोगों को पता ही नहीं कि ये भी चलता है। समझ रहे हो ना, जनता में है ना, वही बात है। ये एक्चुअल में नियम कायदे डॉक्टर को ठीक है पता हो, जनता को पता होना चाहिए। अरे खूब यहाँ चलता है भाई। पेनल्टीज एंड इन्फोर्समेंट। फर्स्ट कन्विक्शन, अगर कोई बंदा कन्विक्ट हो गया तो इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 6 मंथ, फाइन और बोथ। तो 6 महीने की सजा का विधान है, कम से कम भाई देना है, या तो कुछ दंड दे दो, 1500 रुपया जो भी, ये दोनों कर सकते। सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, फर्स्ट अगर कन्विक्ट हुआ तो 6 महीने के, और ये बाद में भी वही कन्विक्ट छूट गया, मान के चलो गया, फिर से मतलब मजा नहीं आया, अरे 6 महीने तो जेल में रहे और थोड़ा आनंद ले लेते। या उसने जो मतलब जो जिसने क्लेम किया वो प्रूफ हो ही गया कि ये बंदा बदमाश है ही, ठीक है ना। तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, फाइन और बोथ, ज्यादा 1 साल की सजा है। बाबा छूट के फिर से तंबू लगाएंगे, क्या कर लोगे? 1 साल वाला भी मिल जाएगा। तो सजा में थोड़ा जीरो और बढ़ा देना चाहिए, 10 साल कर देते इस टाइप का, है ना, सुनने में तो कम से कम डर लगे। द एक्ट एम्पावर गजेटेड ऑफिसर ऑफ एन ड्रग इंस्पेक्टर, यही सब महान लोग हैं, क्या कह सकते हैं। टू एंटर द सर्च प्रेमाइसेस, सीज डॉक्यूमेंट एंड इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट वायलेशन। नियम तो बहुत अच्छा है कि ड्रग इंस्पेक्टर जाएगा, छापा मारेगा, डॉक्यूमेंट सीज करेगा, जो भी इसके लीगल चीजें पकड़ के ले आएगा, केस चलेगा। लेकिन होता कहाँ है, बाबा जी ने पैसा फेंक दिए, हो गया काम तमाम। बट इसके तहत मतलब आपको ये पता करना है, ये ध्यान रखना है कि अगर कोई इनको धरेगा पकड़ेगा तो ड्रग इंस्पेक्टर, है ना। रेलिवेंस फॉर आयुष प्रोफेशन, क्या महत्व है आयुष के प्रैक्टिशनर्स में। फॉर एन आयुर्वेदा फिजिशियन एंड एजुकेटर, this act is vital because it strictly regulates how traditional medicine and therapies like गर्भ संस्कार और रसायन can be marketed। कि आपको ये पता होना चाहिए गर्भ संस्कार और रसायन का कैसे मार्केटिंग करो, जबरदस्ती क्लेम नहीं करने का। रसायन में तो लिखा है भाई साहब 10,000 साल जिंदा रहेगा, है तुम्हारे पास डेटा क्या? बस किताब के अलावा कोई डेटा अपने पास नहीं है कि हाँ इसमें लिखा हुआ। समझ रहे हो ना, तो फॉल्स क्लेम नहीं करने का, ठीक है। उसको ऐसा क्लेम करना है जो साइंटिफिक हो और लोग उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। इट इंश्योर्स द प्रैक्टिशनर्स डू नॉट मैजिकल क्लेम दैट कुड मिसलीड द पब्लिक और ब्रिंग दिस रिफ्यूट टू द साइंटिफिक बेसिस ऑफ आयुर्वेदा सिस्टम। तो भैया आयुर्वेद वालों को बिल्कुल ये ध्यान में रखना चाहिए कि हवाई में दावे बिल्कुल ना करें, कोई मैजिकल क्लेम ना करें कि हमने ये दवाई खिला देंगे तो वो हवा में उड़ जाओगे, इस टाइप का ना, है ना। हमेशा अपने को रेलिवेंट और जो रैशनल चीज है, साइंटिफिक चीज है, उस पर बात करने की जो पॉसिबल है ना। तो जैसे गर्भ संस्कार हो गया, जैसे होता है ना कि पुंसवन संस्कार टाइप की चीजें, इसीलिए ये कोर्ट वाला मैटर बनता है इसमें, गलत तरीके से सब लोग बात किए, है ना। और वैसे पीसीपीएनडीटी एक्ट है, धर लेते हैं लोगों को, है ना। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ये आयुष वाले तो खास कर, ठीक है, बाबा लोग तो बचे नहीं, अपने वाले लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए, है ना। इसके उपरांत है अपन एनएबीएच पढ़ते हैं, और फिर देखो सबसे पहले क्यूसीआई, चूंकि पेरेंट इंस्टीट्यूट है, थोड़ा आगे किस बातें चलो, फिर एनएबीएच और एनएबीएल अपन बाद में पढ़ेंगे। क्योंकि क्यूसीआई जो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये पेरेंट इंस्टीट्यूट, समझ रहे हो। इसकी 5 मेन चीजें जो आती है जिसमें एनएबीएच एनएबीएल से सम्मिलित होता है। तो अपन पहले क्यूसीआई पढ़ते हैं, ठीक है ना।
QCI का पूरा नाम क्या है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये हमारे देश की साख को निर्धारित करता है। बात मान के चलिए, जो हमारे यहाँ से बिजनेस होते हैं ना, विदेशों में प्रोडक्ट जाते हैं बिकने के लिए, तो हमारे यहाँ ये चीज सुनिश्चित की जानी चाहिए कि उनमें कोई मिलावट ना हो। क्वालिटी इंटरनेशनल जो मानक है उनके अनुसार होना चाहिए, नहीं तो नाक कटे, सीधी बात। और देश की जो छवि है वह भी खराब होगी, इकोनॉमिकली हम लोगों को लॉस होता है। तो इसलिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, हर चीजें क्वालिटी वाली होनी चाहिए। अब जैसे अपन NABH पढ़ेंगे, ये हॉस्पिटल से रिलेटेड है, ठीक है। NABL अपन पढ़ेंगे जो टेस्टिंग लैब, ब्लड बैंक और ये सब चीजों से रिलेटेड है ना। तो अपने उसमें सिर्फ दो ही चीजें आएंगी। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया पहले देख लेते हैं। इसकी स्थापना होती है 1997 1997 में, और इसका हेडक्वार्टर एज यूजुअल सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। चेयरमैन है जक्षय शाह करके नाम है, जक्षय शाह। अमित शाह के कोई परिवार के तो नहीं है, जो ये पता कर लेना, हमें नहीं, ठीक है। तो जक्षय शाह करके इनका नाम है चेयरपर्सन। सेक्रेटरी जनरल है चक्रवर्ती टी कन्नन करके इनका नाम है। तो टी कन्नन चक्रवर्ती हो सकता है बंगाली बाबू हूँ, भगवान ने। तो इनके कुछ आपको इन्फॉर्मेशन 97 में स्टैब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, जक्षय शाह इसके चेयरपर्सन है, चक्रवर्ती जी इसके सेक्रेटरी जनरल। बेसिक ओवरव्यू देख लीजिए। सेटअप का हुआ जैसे अपन ऊपर पढ़ा भी 97 में। 1997 में इसकी स्थापना हुई। किस रूप में? एज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट 1860। तो याद रखिएगा कि ऑटोनोमस स्वायत्त संस्था के रूप में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन एक्ट जो भी है 1860, ये इसका मॉडल क्या है? फॉर्म्ड एज अ PPP मॉडल, अपन पढ़ते हैं ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो इसमें सरकार और प्राइवेट प्लेयर भी सम्मिलित होते हैं, स्टेक होल्डर्स इसके ऊपर, ठीक है ना। बेस्ड ऑन द नीदरलैंड मॉडल। अब जो नीदरलैंड का अपन कॉपी तो करने में होशियार हैं, तो कर लिए, नीदरलैंड मॉडल को कॉपी कर लिए, है ना। तो कभी पूछा जाए कि जो हमारा QCI है वो किस मॉडल पे बेस्ड है या किसके आधार पे बनाया गया, तो नीदरलैंड मॉडल आप याद रखिए। काफी खुशहाल देश है, छोटे छोटे देश हैं यूरोपियन कंट्री। प्रमोटेड जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड की इंडस्ट्री एसोसिएशन। अब उनके नाम याद रखिए। अब GS की तुम लोग तैयारी करते थे, नाम आए होंगे ना, एसोचैम, CII और फिक्की। बताओ एसोचैम क्या है? एसोसिएशन ऑफ चैम्बर एंड कॉमर्स, ऐसे करके है ना, एसोचैम। इसकी स्थापना होती है 1920 में, एसोचैम की। थोड़ा सा आपको इसकी जानकारी होना चाहिए। एसोसिएशन ऑफ चैम्बर एंड कॉमर्स 1920 में इसकी स्थापना होती है, इस्टेब्लिश होता है, ठीक है ना। और ये संस्था जो है आर्थिक सुधार और नीतिगत बदलाव के लिए सरकार को एडवाइस करती है कि क्या आर्थिक सुधार होने चाहिए और क्या पॉलिसी में चेंज होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा अपन ने संस्था देखा, फिक्की करके, आपने देखा ना, FICCI। इसका पूरा नाम होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन, संगठन या संघ जो है, ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका पूरा नाम है फिक्की। काफी न्यूज में आता है फिक्की, एसोचैम, CII। तो फिक्की है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
ठीक है ना। इसकी स्थापना 1927 में हुई, मतलब आजादी के पहले के है ना, 1927 में स्थापित हुआ है ना। एसोचैम 1920। और इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके वर्तमान चेयरमैन है अनंत गोयनका, है ना। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? दिल्ली में है। और इसके चेयरपर्सन अभी जो वर्तमान में है, इसकी नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री इनके सलाह पे होती है, अनंत गोयनका करके। अनंत है ये फिक्की के जो चेयरपर्सन है, अध्यक्ष अनंत गोयनका। और इनके चेयरपर्सन की जो नियुक्ति होती है एच पर विधान, जो रूल, प्रधानमंत्री के सलाह पर। मतलब अरे गहरे नपुक शहरों को वहां बिठाएंगे नहीं, ठीक है ना। एक और आता है, आपने पढ़ा CII करके, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, कॉन्फेडरेशन फॉर इंडियन इंडस्ट्री। अच्छा, फिक्की जो होती है ना, व्यापार समुदाय का मार्गदर्शक होती है। बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनको गाइड करेगी कि आपको कैसे व्यापार करना है, क्या पॉलिसी होनी चाहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले ना। तो ये व्यापार समुदाय मार्गदर्शक है, या व्यापार समुदाय की एक बड़ी आवाज कह सकते हैं ना। और CII का फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन फॉर इंडियन इंडस्ट्री, लिख ले। ये तीनों चीजें महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि ये व्यापार से संबंधित है। आपने पढ़ाई था कि हमें गुणवत्ता वाली चीजें भेजनी है ना। तो आपको एक चीज समझ में आई कि ये PPP मॉडल पे बेस्ड है, और नीदरलैंड मॉडल जो है उसको हमने फॉलो करा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और की इंडस्ट्री एसोसिएशन है, एसोचैम, फिक्की, CII, इसका भी संबंध इसके साथ है, ठीक है ना। पर्पज क्या है ये QCI बनाने? हमको कुत्ता काटा था क्या QCI बना? पर्पज इसका है टू एस्टैब्लिश, एश्योर, प्रमोट क्वालिटी स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक सेक्टर इन इंडिया। कि भारत के सारे सोशल और इकोनॉमिक जो सेक्टर होते हैं उनको सेल्फ सस्टेन करना है। आत्मनिर्भर भारत आजकल जानते हो ना। नॉन प्रॉफिट कहाँ गया तुम्हारा? अच्छा, इसको एश्योर, कहाँ पर्पज ये था, एश्योर करना, एस्टेब्लिश, एश्योर एंड प्रमोट क्वालिटी। मेन आप इसका क्या पर्पज है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड को प्रमोट करना है सारे इकोनॉमिक और सोशल सेक्टर में। अब जैसे मान के चलिए आपने स्कूल या कॉलेज खोला, किन मानकों के साथ आप कॉलेज खोलोगे? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को क्या आपके कॉलेज मीट करती है? स्कूल आपकी क्या उसको फॉलो कर रही है? ये जो पीले कलर की बस आप देखते हो, पता है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बेस्ड है, बच्चों को नहीं ले जाने वाली। तो अमेरिका में पीले कलर की बस चलती है। तो सारे मानक बनाए गए कि इतनी जगह होना चाहिए, इतना स्पेस होना चाहिए, प्ले ग्राउंड होना चाहिए, अदर के जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप क्या करवाते हो, सारा चीज इसमें रहेगा। तो उनके कुछ मानक, ठीक है ना, कि उस गुणवत्ता को हमें बना के रखना है। फंडिंग कौन करता है भैया? इट इज सेल्फ सस्टेनिंग, मतलब बाहर जरूरत नहीं है। इसमें सब बड़े बड़े लोग वैसे शामिल है भाई, सब सेल्फ सस्टेन कर लेता है, पैसा रुपया की व्यवस्था हो जाती है, जो गवर्नमेंट लगी है ना। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, NGO टाइप का, NPO टाइप का, दैट डज नॉट रिलाई ऑन द गवर्नमेंट फंडिंग। पैसा बोले भैया मोदी जी रखे रहो, हमारे वैसे बड़े बड़े उद्योगपति लोग जुड़े हुए हैं इसके साथ, तो व्यवस्था वैसे ही करते हैं ना। तो मतलब ये आपस में फंडिंग वंडिंग करके, NPO है तो व्यवस्था कर लेते हैं, मतलब गवर्नमेंट फंडिंग की आवश्यकता नहीं, ठीक है। इसीलिए तो सलाह दे देती गवर्नमेंट का, नहीं तो वो बोलेगी नहीं जैसा मोदी जी बोले वैसे काम करेंगे ना। तो कमियां बता देते हैं कि आपकी इस कमी के कारण देश को ये नुकसान हो सकता है, आप पॉलिसी में चेंज करिए। ये स्वतंत्र आवाज है, ध्यान रख लेना। गवर्निंग बॉडी, governance and leadership, independent council with the equal representation from the government, industry and industry association। सरकार से भी लोग होते हैं, उद्योग जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां और इंडस्ट्रियों के जो भी एसोसिएटेड चीजें हैं वहां के भी बड़े बड़े मूर्धन्य लोग इसमें सम्मिलित होते हैं।
ये ब्रेन है पूरे देश के, समझ रहे हो ना, जो सोचते हैं देश को कहाँ ले जाना। की लीडरशिप एंड चेयरमैन अपॉइंटेड नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अपन जिसे बात कर ही चुके हैं कि QCI का जो चेयरपर्सन है उसका जो नॉमिनेशन या जो नियुक्ति अपॉइंटमेंट है वह प्रधानमंत्री जी के परामर्श के आधार पर ही होगा, उनकी इच्छा से ही होगा। अभी वर्तमान में जक्षय शाह का नाम याद, जक्षय और जैसा वैसे मिलता जुलता है, पता करना। सेक्रेटरी व चक्रवर्ती टी कन्नन वगैरह सब देख लिए। 5 मेन एक्रीडेशन बोर्ड, ये आपको याद रखना है कौन कौन से मेन एक्रीडेशन बोर्ड है। एक्रीडिटेशन का मतलब होता है प्रत्यायन, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, प्रत्यायन, जो आपको रिकॉग्नाइज करवाएगा कि हाँ मतलब आपने ठीक काम किया है, ठीक है। तो एक्रीडिटेशन का मतलब हिंदी में लिखना प्रत्यायन, ठीक है ना, लिख लोगे ना, तो हिंदी से आ गया, प्रत्यायन बोलते हैं। QCI फंक्शन थ्रू 5 मेन, तो 5 मेन जो बोर्ड्स हैं इसके, मॉनिटर एंड फॉर्मुलेट जर्नल पॉलिसीज अक्रॉस वेरियस सेक्टर। तो देखो हम लोग चूंकि हमने बात की NABH और हमारे सिलेबस में NABL आता है, चूंकि हम हॉस्पिटल और इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं, बाकी के लिए भी है 3 और एक्स्ट्रा है आपके लिए। तो पहला नाम आता है, याद रखिए इनका नाम, NABCB, मतलब नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज। सर्टिफिकेशन बॉडीज के लिए जो नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड बना है वो, तो confers accreditation to various certification and inspection bodies following ISO, पढ़ते ना ISO सर्टिफाइड है ना। तो इसमें जो सर्टिफिकेशन देने का जो गाइडलाइन है आप याद रखना है, ISO 17011 17011 गाइडलाइन इसको बोलते हैं। तो इसमें ये क्या करेंगे कि जो भी संबंधित क्षेत्र हैं उनको सर्टिफाई करने का काम करेंगे। कुछ निश्चित मानक होते हैं, गाइडलाइन होती है, अगर किसी ने फॉलो किया मान के चलो तो सर्टिफिकेट उसको प्रोवाइड कर देंगे। एक आता है NABET, इसका पूरा नाम होता है नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो अपन स्कूल कॉलेज की बात कर रहे हैं, है ना। ग्रांट एक्रीडेशन टू स्कूल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टू इंश्योर एजुकेशन स्टैंडर्ड मीट नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोफेशनल डिमांड। हमारे देश में और दुनिया में हमारे यहाँ की प्रोफेशनल की क्या डिमांड, जैसे IITM को आपने सुना होगा, सब भाग जाते हैं अमेरिका, मोस्ट ऑफ अमेरिका चले जाते हैं। तो हमने ऐसा पैदा करा है, हमने अपने यहाँ इस तरह से स्टैंडर्ड सेट किया है कि हमारे बच्चों को सीधे वो ले लेते हैं, ना नुकुर नहीं करने का, क्योंकि हमने पूरा तैयार माल बेचा है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही हर एक संस्था के लिए उन्होंने बनाया है, अलग अलग जो जो भी संबंधित संस्थाएं हैं उनके लिए उन्होंने ये सब NABET जो है उसके लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग वाला जो बोर्ड है वो इसमें स्टैंडर्ड सेट करते हैं, है ना। अब मान के चलो IIT के लिए क्या स्टैंडर्ड है, क्या टीचर होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट रेशियो क्या होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, सुविधाएं कैसा है, हॉस्टल कैसा है, सारा चीज एवरीथिंग। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा जिसका NBQP जिसको बोलते हैं नेशनल बोर्ड फॉर क्वालिटी प्रमोशन, है ना, गुणवत्ता उन्नयन के लिए जो बोर्ड है। प्राइमरी फोकस ऑन एंडोर्सिंग कॉग्निजेंस ऑफ स्टैंडर्ड प्रमोटिंग कल्चर ऑफ क्वालिटी एंड हैंडलिंग क्वालिटी कैंपेन। तो ये बड़ी चीज है, क्वालिटी गुणान सर्वत्र पूज्यन्ते, अपने शास्त्र में भी कहा गया, ठीक है, कि गुणी व्यक्ति है या गुण है उसकी हमेशा पूजा होती है। अब अच्छा माल बनाएगा नहीं देश तो भाई दुनिया वाले काहे को लेंगे, नहीं ले, है कि नहीं। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि एंडोर्सिंग कॉग्निजेंस ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड का संज्ञान, प्रमोटिंग कल्चर ऑफ क्वालिटी, है ना, गुणवत्ता का जो कल्चर है उसको प्रमोट करना, हाई स्टैंडर्ड बनाना, है ना, एंड हैंडलिंग क्वालिटी कैंपेन। और मान के चलिए कहीं क्वालिटी कंप्रोमाइज हो रहे हैं वहां पर लोगों को जाके समझाइए, कैंपेन चलाइए कि भैया आपको बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है ना, आत्म भारत, आत्मनिर्भर भारत। NABH में आ जाइए जो हमारे सिलेबस में है,
इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इसका पूरा नाम याद है, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर। इसको अपन डिटेल में देखने वाले है ना, आगे आएगा। प्रोवाइडर इस्टेब्लिश 2006 सन याद रखिएगा, 2006 में इसकी स्थापना होती है, टू ऑपरेट एक्रीडिटेशन प्रोग्राम फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर। कुल मिला के ये देखा जाएगा भाई हॉस्पिटल कैसे है, क्या सुविधाएं हैं, कितने डॉक्टर हैं, है ना, पेशेंट जो जाते हैं उनका केयर क्या स्टैंडर्ड तरीके से हो रहा है कि ऐसे ही चल रहा है। तो ये सारे मानक जो उनकी गाइडलाइन में है उसके आधार पर चेक लिस्ट बना के पूरा देखेंगे, और जब निकलेगा तो उसको NABH एक्रीडेशन मिलेगा। वे पढ़ रहे थे ना कि भैया अय्या हो गया, NABH सर्टिफाइड है। आजकल तो बहुत सारे सैकड़ों हजारों हो गए ऐसे कॉलेज, तो ऐसे आपको NABH सर्टिफिकेशन का मिलेगा। तो उसकी साख बनती है, जैसे NABH लिख दिया साख तो अच्छा वाला है ना। जैसे NAC सर्टिफिकेशन कहीं होता है, जिन कॉलेजों का NAC, तो उसमें एकेडमिक एक्सीलेंस की बात होती है कि यार एक नंबर। जैसे NAC अपन ने अय्या में पढ़ा था या उसमें एट्रा में पढ़ा था, हाँ, तो उसका NAC A पॉजिटिव है सर, मतलब बेस्ट एकेडमिक स्किल है वहां पे, है ना। तो इसी से आप पता कर सकते हैं। फिर इसके बाद है NABL नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैब प्रोवाइड थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ द टेक्निकल कॉम्पिटेंस ऑफ टेस्टिंग मेडिकल एंड कैलिब्रेशन। थर्ड पार्टी जो लिखा हुआ है भाई, इसमें विदेशों वाले भी लोग आते हैं जो इनका ऑडिटिंग करते हैं, जो जांच करते हैं कि भाई आपके यहाँ लैब वगैरह अच्छे से चल रही कि नहीं चल रही है। क्योंकि अपने यहाँ तो चोर उचक के बैठे हैं, यहाँ तो उसमें भी बदमाशी कर जाते हैं लोग। तो अपने यहाँ के भी लोग रहते हैं और विदेशी भी ऑब्जर्वर टाइप के रहते हैं। वो लोग देखते हैं कि आपके यहाँ सारा चीज मानक के तहत हो रहा है कि नहीं, है ना। ये अपने यहाँ वाले तो पता ही है कि हाँ नहीं है, क्या कर सकते। की प्रोजेक्ट एंड इनिशिएटिव QCI प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन डिवीजन, PPID शॉर्ट में बोलते हैं, एग्जीक्यूट वाइटल प्रोजेक्ट फॉर द गवर्नमेंट। सरकार के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो लॉन्च किए गए, जिसमें स्वच्छ सर्वेक्षण। अब आपको पता ही होगा इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहर माना गया, तो QCI वाला रोल है इसमें। तो कमीशन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट टू कंडक्ट एक्सटेंसिव सर्वे मेजरिंग द सक्सेस रेट एंड हाइजीन रैंकिंग ऑफ सिटीज अंडर द स्वच्छ भारत मिशन, SBM, है ना। तो इसमें क्या है कि शहरी विकास मंत्रालय या नगरीय विकास मंत्रालय ये पूरा बड़ा लंबा चौड़ा सर्वे कंडक्ट कराता है देश भर में, है ना, सफाई और हाइजीन को ध्यान में रखते हुए, और उसके आधार पे फिर पता चलता है कि कौन सा शहर आपका सबसे साफ सुथरा, ठीक है। जेड करके एक आता है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, याद रखना इसका पूरा नाम क्या है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन। फ्लैगशिप होता है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट एमिंग टू सर्टिफाई MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो उद्योग होते हैं, एंटरप्राइजेस होते हैं, MSME बोलते हैं ना उसको, टू मैच इंटरनेशनल क्वालिटी एंड इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड। तो हमारे यहाँ जो भी लघु कुटीर उद्योग है वो अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरे, और इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड भी देखा जाता है कि जो आपके यहाँ लघु कुटीर उद्योग है वो वातावरण पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाला बोल रहे हैं। जीरो डिफेक्ट मतलब यहाँ का जो माल है उसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, और जीरो इफेक्ट का मतलब पर्यावरण पर इसका बिल्कुल प्रभाव, समझ रहे हैं ना। तो जेड का मतलब जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। फिर योगा सर्टिफिकेशन स्कीम, क्योंकि आज पूरी दुनिया भर में योग की डिमांड है ना, योगा या योग की डिमांड है। A voluntary certification introduced to assure standardized yoga practices globally. समझ रहे हो, वॉलंटरली मतलब ऐच्छिक यहाँ सर्टिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया गया कि पूरे दुनिया भर में स्टैंडर्डाइज वे पे योगा प्रैक्टिस लोग कर सके। अभी हम लोगों ने सुना था अमेरिका में चलता भैया डॉग योगा, डॉगी योगा, पता नहीं कौन कौन सी योगा चल रहे हैं, है ना। तो हम ऐसे समय में जरूरी था दुनिया को बताना कि भाई सही तरीका क्या है योग करने,
यह नहीं कि तुम पानी में जाके बैठ के बता रहे हो हम योगा कर रहे हैं जाकर के, जल समाधि बना ली है, तुम बता रहे हो ये भी योगा है एक तरीके का। तो वही चीज है कि पूरी दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड स्थापित करना कि भाई योग अपन कैसे करें, इंक्लूडिंग सर्टिफिकेशन ऑफ योगा ट्रेनिंग स्कूल। तो योगा ट्रेनिंग स्कूल का सर्टिफिकेशन भी है, प्रमाणीकरण है, आप सर्टिफाई करते हो कि ये योगा ट्रेनिंग वाले हैं, वहां से जो लोग निकलेंगे लोगों को ट्रेन करेंगे, है ना। एक आता है डीजी रेडी सर्टिफिकेशन, डीजी मतलब डिजिटल, समझ रहे हैं। इट इज अ सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च इन 2024, स्वयं का असेसमेंट करने वाला टूल है विथ ओएनडीसी। ओएनडीसी का मतलब है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओएनडीसी का पूरा फॉर्म, फुल फॉर्म लिख लीजिए, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, लिख लोगे। ठीक है, तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसके वर्तमान सीईओ जो हैं विभोर जैन करके काफी है, विभोर जैन करके हैं, तो इसके सीईओ। तो चलिए, सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च इन 2024 विद ओएनडीसी टू हेल्प एसएमई, मतलब स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेस हैं उनको हेल्प करने के लिए, गेज देयर डिजिटल रेडीनेस टू बिकम ऑनलाइन, कि भैया ऑनलाइन सामान जो आजकल बिक्री होती है ना, उस सामान को बेचने वाले जो ऑनलाइन वेंडर के रूप में, कि आप सामान बनाइए, अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म है वहां पर आप अपना वो डालिए और अपने घर से चीज, ठीक है ना। तो डीजी रेडी सर्टिफिकेशन, तो इसके लिए सर्टिफिकेशन किया जाता है, ऐसा नहीं कोई मुंह उठा के कर देगा, है ना। जो लोग सर्टिफाइड होंगे, ओएनडीसी वगैरह का जो आपने नाम लिया, वही कर सकते, सब नहीं कर, है ना। ई क्वेस्ट करके आता है, ई क्वेस्ट का मतलब ई लर्निंग सर्टिफिकेशन कोर्सेज इन लाइन विद द डिजिटल इंडियन कैंपेन टू ट्रेन एंटरप्रेन्योर्स एंटरप्रेन्योर्स इन फंक्शनल एरिया ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो वही सब चीज है, ई लर्निंग सर्टिफिकेशन होता है, और ये विद द डिजिटल इंडिया कैंपेन, पूरे देश में जो मोदी चलाए हैं डिजिटल भारत मिशन और ये दुनिया भर का, तो ट्रेन एंटरप्रेन्योर फंक्शनल एरिया ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो भी एंटरप्रेन्योर जो उद्यमी होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है कि आपको कैसे चीजें, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको कैसे आपको फैलाना है, कैसे उसकी बिक्री करनी है, कैसे ई कॉमर्स के साथ जुड़ना है, सारा चीज मतलब। तो एक नाम याद रखिएगा, ई क्वेस्ट का संबंध किससे है, क्यूसीआई से। रेडी, डिजी रेडी सर्टिफिकेशन, योगा सर्टिफिकेशन, ये अपने से जुड़े हुए चीजें है ना। अब जो अच्छा काम करता है उसको अच्छा पुरस्कार भी मिलना चाहिए, ये तो नियम कहता है कि नहीं। तो पुरस्कार देख लीजिए, क्या, डीएल शाह क्वालिटी अवार्ड्स, स्टार्टेड इन 2007 बाय क्यूसीआई। याद रखिएगा, डीएल शाह क्वालिटी अवार्ड, है ना, ये नाम है पुरस्कार, जिसकी शुरुआत होती है क्यूसीआई के द्वारा 2007। It recognizes successful project by Indian organizations that display outstanding achievement in the refining product, improving operation, enhancing customer satisfaction। तो मतलब समझ रहे हो ना, ये भारत के ऑर्गेनाइजेशंस होने चाहिए, पहली बात इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो कि आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी उपलब्धि जिन्होंने हासिल करी, कोई भी उद्योग धंधा, रिफाइंड प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट बड़ी अच्छे तरीके से बन रहे हैं, उनके ऑपरेशंस अच्छे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इसीलिए आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि वो करते हैं ना, क्या कहते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितने स्टार दे रहे हो, रेटिंग वगैरह, तो सब इसीलिए है।
जिसकी जितनी ज्यादा रेटिंग उसका अच्छा क्वालिटी, है ना। तो ये डीएल सा क्वालिटी अवार्ड आप लोग याद रखिए। तो आज के लिए इतना है, कल फिर अपन